अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची है और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होती है, ख़बरों के हवाले से बात होती है और आपके सवाल प्रोग्राम में शामिल किए जाते हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ में अफसोसनाक खबर आपसे कुछ देर पहले जो मौसूल हुई है वो घुड़की से है। 2 ट्रेनों के तसादुम के हवाले से खबर आपके सामने चल भी रही है। K21 न्यूज़ पे नीचे भी आपको इस बारे में अपडेट कर रहे हैं टिकर्स के ज़रिए। बड़ा अफसोसनाक वाक़या आज सुबह पेश आया है और उसके बाद से अब सूरत हाल ये है कि अभी तक जो नुकसान है उसका ठीक तौर पे तखमीना नहीं लगाया गया है। इत्तलात ये आई हैं कि तकरीबन 30 के करीब जो सरकारी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि लोग इसमें जाँ बाग हुए हैं और मुतअद्दिद अफराद इसमें ज़ख्मी हैं। कमोबेश 70 से ज़्यादा इसमें लोग अभी तक ये बताया गया है, क्योंकि इमदादी कामों का बाकायदा आगाज़ नहीं हो सका है। अपनी मदद आप के तहत लोग वहाँ पे मौजूद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं और ट्रेन के अंदर से जो बोगियाँ उल्टी हैं उसमें से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इमदादी कामों में ताख़ीर की एक बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि ये पसमानदा इलाका है, सड़कें यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। जो फुटेजेस हमें मौसूल हुई हैं उसमें हमने देखा कि वहाँ से एम्बुलेंसेस के गुज़रने तक का रास्ता नहीं है और इसी तरह अब हैवी मशीनरी जब वहाँ पर आएंगी उसके बाद वो कटर्स वगैरह का सिलसिला होगा और फिर उसमें से मज़ीद जो है वो अगर खुदा ना करे इसमें मज़ीद जानों का नुकसान हुआ है तो वो उसके ट्रेनों की बोगियों को काट कर उसमें से लोगों को निकाला जाएगा। दूसरी तरफ अभी तक किसी भी चैनल का राब्ता नहीं हो सका है। जो वफाकी वज़ीर हैं रेलवे के स्वाति साहब और जो GM है रेलवे के उनसे भी अभी तक किसी का राब्ता नहीं हुआ है। तो ये इस वक्त इब्तिदाई इत्तलात हैं। ज़िम्मेदारों का तयन कब होगा, कब ये सिलसिले रुकेंगे, हादसातों के ख़ास तौर पे हुकूमत के आने के बाद जो पिछले वफाकी वज़ीर थे शेख रशीद अहमद साहब, उनके टेन्योर में ही तकरीबन 90 से ज़ायद तकरीबन जो है वो हादसात हुए, लेकिन उसके ऊपर जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया गया। स्वाति साहब के आने के बाद से ये गालिबन पहला हादसा होगा, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक ये जो ख़दशात हैं, जो हादसात हैं, इनको क्यों दूर नहीं किया जा रहा। इसके ऊपर तो बात में ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि इमदादी काम जो है जल्द से जल्द शुरू हो जाए और ट्रेन की बोगियों में फंसे हुए लोग जो हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। बड़े दर्दनाक मनाजिर हैं, फुटेजेस जो मौसूल हो रही हैं। हमारा काम है इत्तला देना, ना चाहते हुए भी वो तमाम चीज़ें दिखानी पड़ती हैं और अपने न्यूज़ के अंदर मुख्तलिफ बुलेटिन्स के अंदर ये तमाम चीज़ें हमने दिखाई भी और आगे भी आपको इसके हवाले से जो है मज़ीद अपडेट्स करते रहेंगे न्यूज़ के अंदर जैसे जैसे इत्तलात मौसूल हो रही हैं। तो आज ये सबसे पहली जो है वो ख़बर अफसोसनाक हमें मौसूल हुई, प्रोग्राम में शामिल करना ज़रूरी है और कोशिश करेंगे इस हवाले से भी बात की जाए। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये जो हादसात का सिलसिला ही कब रुकेगा। और अफसोस की बात एक ये भी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये हुकूमत क्या, माजी में जितनी भी हुकूमतें रही हैं और जितने भी हादसात रोनुमा हुए, कोई शख्स भी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और मैं जब आ रहा था तो ये सोच रहा था कि इससे पहले माजी में ऐसा होता था कि जब भी कोई हादसा होता था तो उसका ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत को ठहराया जाता था और बार बार इस्तीफ़ों का मुतालबा किया जाता था, लेकिन ऐसी कोई अभी बात नहीं है। देखना ही है कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे और किस तरह कार्रवाई करेंगे। क्या इसके ऊपर भी महज सिर्फ़ एक रस्मी कार्रवाई होगी, कमेटीज़ बनाई जाएंगी फैक्ट फाइंडिंग, और इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे और इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। बहरहाल इसके अलावा दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर आज हमें प्रोग्राम में बात करनी है। सियासी मामलात हैं, जारी सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर पे लॉकडाउन की वजह से जो कुछ हो रहा है और कारोबारी औकात के हवाले से जो कॉन्फ्लिक्ट रहा पिछले दिनों, इसके ऊपर आज ज़रूर बात करने की ज़रूरत है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे और उनसे हमारी गुफ्तगू जो है वो आज रहेगी इन तमाम मामलात पर और मौज़ूआत पर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ स्केजुअल गेस्ट यहाँ पर मौजूद होंगे और उनसे आज बात होगी सेहत के हवाले से। तो एक मुख्तसर सी यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और प्रोग्राम के आगाज़ में अफसोसनाक ख़बर आपके साथ प्रोग्राम में शेयर की, और भी दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं, उनसे सियासी मामलात के हवाले से गुफ्तगू होगी और इस वक्त जो जारी सूरत हाल है ख़ास तौर पर कोरोना वायरस की वजह से, इसके ऊपर आज बात करनी ज़रूरी है। तो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान अली साकिब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया आपका साकिब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं वो नईम अवान साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिनको आने में कुछ ताख़ीर हो रही है, तो जैसे ही वो आएंगे तो उनको भी इस गुफ्तगू में शामिल करेंगे। अली साकिब, सबसे पहले तो गुफ्तगू होगी थोड़ी सी कोरोना वायरस की वजह से अब तक जो कुछ हुआ है सिंध के अंदर, ख़ास तौर पे जो फ़ैसले हुए हैं उसको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और साथ साथ दीगर मामलात के ऊपर भी खासी तनकीद हो रही है। मैं चाहूँगा पार्टी के हवाले से बताइए कि क्या सोच रखती है। ये बड़ा एक अहम और एक बड़ा पुरज़ोर अवामी मुतालबा बन चुका है कि लॉकडाउन की जो गैर ज़रूरी पाबंदियाँ हैं या इसमें जो सख्ती बेजा की जा रही है, क्या आप समझते हैं कि इसका ख़ात्मा ज़रूरी है? अपनी राय दीजिए इसके ऊपर, मैं चाहूँगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, लॉकडाउन के हवाले से जो मुल्क की हालत है और ख़ास तौर पे मैं कराची की हालत की बात करूँगा, बहुत परेशानी है। ठीक है। और ये जो ताजिर बरादरी ने भी परसों एक मुतालबा भी किया, कल एक बहुत बड़ी उन्होंने मुज़ाहरा भी किया अपनी क़ुव्वत का, तो वो हक़ पे हैं। ठीक। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप 6 बजे तक की टाइमिंग रख सकते हैं तो 2 घंटे में कोरोना नहीं फैलेगा। ठीक है। उसको थोड़ा टाइमिंग को बढ़ाया जा सकता है, थोड़े रूल्स पे जो है उस पर आप देख सकते हैं, फॉलोअप हो सकता है। जिन चीज़ों में हम उनको रिलीफ दे सकते हैं हमने देना है, क्योंकि हमने मईशत भी चलानी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमारा जोर सिर्फ ठेले वालों पे चलता है तो फिर वो अलग है। हम कोरोना ये समझते हैं कि सिर्फ जो ठेले लगा रहे हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो ये इस तरह के बिज़नेस करने हैं, उन्हीं पे चलेगा। मैं कल इत्तेफाक की बातें आ रहा था, घर वालों के लिए फ्रूट्स ले रहा था, तो वो कैफियत थी इस टाइम ठेले वालों की, या वो फ्रूट्स के जो व्यापारी हैं जो काम कर रहे हैं वो भाग रहे थे और पुलिस उनके पीछे थी, किसी का ठेला पलटा जा रहा था, किसी के साथ कुछ किया जा रहा था। ये वो गरीब लोग हैं जो रोज़मर्रा की जो है अपने घर वालों के लिए पैसे बनाते हैं और रोज़ाना खर्च करते हैं। ठीक है। इस पे बिल्कुल हमें कानून बनाना चाहिए। अगर एक ठेले पे एक दुकानदार मौजूद और एक परचेज़र मौजूद है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोरोना आएगा ना। बिल्कुल ठीक है। कोरोना उन महफिलों में ज़रूर आ सकता है जो एक बहुत बड़ी मखलूत महफिलें हों, कोई इस तरह के इवेंट्स हों, जो उसको आप देखें, उसके ऊपर आप कानून साजी करें, उस पर बनाएं। लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं उनको रिलीफ देना चाहिए। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जो मार्केट्स हैं, जो ऐसी मार्केट्स हैं जो बड़ी हैं और इंडोर हैं, बड़े बड़े मार्ट खुले में, बिल्कुल ऐसा ही इंडोर मार्ट हैं जिनमें कोरोना फैलने का ज़्यादा खतरा है, वो बिल्कुल ओपन है। लेकिन छोटे दुकानदार जिन पे एक एक कस्टमर आके खड़ा होता है, उनको हम लॉकडाउन के ज़रिए बंद करा रहे हैं। कोई ऐसी शॉप्स हम बंद करा रहे हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, जो लोगों की ज़रूरियात हैं, इन चीज़ों पर हमें रिलीफ देना चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बिल्कुल कोई सही प्लान नहीं है। सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो चुकी है। वजूहात ही मैं ये कहता हूँ कि आपका बस हमेशा, कल एक बहरिया टाउन में वाक़या हुआ, वो लॉकडाउन नहीं था, वो हमें नहीं नज़र आए। बसों में इतने लोग कैसे आ गए इस लॉकडाउन में? आप बसें चलने नहीं दे रहे सुपर हाईवे पे, सुपर हाईवे पे कोई ट्रैवल नहीं कर सकता। 3 से ज़्यादा कोई पिकनिक मनाने जा रहा है उसको मना कर दिया जाता है। इतनी ज़्यादा आबादी कैसे उठ के आ गई? बिल्कुल ठीक है। तो एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जहाँ पे आपको सॉफ्ट इमेज देना है, जहाँ पे आपने देखना है, वहाँ पे आप बिल्कुल इस चीज़ को लेके चलते हैं और जो है आप ये समझते हैं कि इनको अपने रिलीफ देना है। वहाँ कोरोना नहीं है। जहाँ आपको समझ आए कि मईशत बेहतर होने जा रही है, पीटीआई का इमेज बेहतर हो जाएगा इससे, आप वहाँ लॉकडाउन करते हैं। स्कूल्स बंद हैं, आपके तालीमी इदारे सारे बंद हैं, उसके हवाले से हम कोई क्यों नहीं प्लान करते हैं? हम ऑनलाइन क्लासों में कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किस तरह की चीज़, इस पे करना चाहिए। सख्तियाँ करें। सैनिटाइज़र के गेट बिल्कुल ख़त्म हो गए सारे स्कूलों से। उसका पहले शुरू में आपने उस पर सख्ती की थी लॉकडाउन से पहले कि ये होगा इन चीज़ों पे अमल करना है, कर रहा था स्कूल वालों ने अमल। मजबूरी थी ना, आपने अभी मजबूरी नहीं बनाई भी, आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। जिन चीज़ों को आपने ज़रूरी करना है उस पर आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान है मुल्क की मईशत तबाह करना। इस वक्त सारा बज़ाहिर लगता ये है कि सिर्फ पैसे छीनने पे ज़्यादा कोशिशें, मुख्तलिफ डीसीज़ निकले हुए हैं दुकानों से, जो वो छीना झपटी जारी है। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो मेरे ख्याल में शायद कोई शख्स हो जो लाइल हो, जिसको नहीं पता हो, सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोग खुद जाकर विटनेसेस कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। चालान के बहाने से उनसे पैसे लिए जा रहे हैं और पैसे लेने के बाद हैरान हूँ। मैंने एक से पूछा कि हमारे एक दोस्त हैं, मैंने कहा आपने उनको कौन सी रसीद दी है कोई जुर्माने की,
कोई चालान आपने इनको दिया है, वो चालान नहीं है, बिल्कुल वो कैश की सूरत में पैसे लिए जा रहे हैं, वो लाखों करोड़ों रुपया जमा हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ये क्या हो क्या रहा है, ये तो ज़रा बताइए। इसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी होगी क्या? वफाक इसमें इंटरवीन कर सकता है, ये करना चाहिए आप समझते हैं? फरमाइए। करना तो चाहिए जी। अब जो अगर हमें कराची के लोगों ने सिलेक्ट किया है और कराची के लोगों ने वोट दिया है ना, वफाक को इंटरफेयर अब करना चाहिए, मेरी ये बिल्कुल सोच है। क्योंकि लोग मायूस हुए थे, अगर एमकेएम का उसने किरदार देखा था, उसके बाद पीपल्स पार्टी का देखा था, अगर पीटीआई को सिलेक्ट किया था ना, इन्हीं वजह से किया था। अगर हम एक वफाक ये सोचता रहे कि हम वफाक की 18 तरमीम के हवाले से कराची को इन्हीं के रहमो करम पे छोड़ देंगे, मैं नहीं समझता। खान साहब को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, कराची को हैंड ओवर लेना चाहिए। सबसे पहले कराची को सेव करना है, हमने मुल्क की मीशत को सेव करना है। इसकी पॉलिसियाँ वफाक बनाए, इसकी पॉलिसियाँ मैं कहता हूँ जिस दिन वफाक ने बनाना शुरू कर दी, आपका कराची बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगा। अभी आप देखें कोरोना के इतने बड़े डिजास्टर के बावजूद भी आप ये देखें कि आपकी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हुई, आपका स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ जा रहा है, आपके पास गैर मुल्क से जो है डॉलर आना शुरू हो गए, यानी कि आप बेहतरी की तरफ है ना। ये अच्छी पॉलिसियाँ हैं। कराची को भी इसी तरह हम लोगों ने लेके देखना है। कराची की ये पॉलिसियाँ खान साहब बेहतर कर सकता है, वो फ़र्द है, उसको वफाक को अंडर लेना पड़ेगा, कराची को ले लें ख़ास तौर पर। और मैं समझता हूँ अगर कराची वफाक के अंडर आ गया, ये बदमाशियाँ ख़त्म होंगी। जो आपने सवाल किया वो वहीं था, उसका मैं जवाब दूँ। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। डीसीज, एसीज, कमिश्नर जो विजिट करते हैं वो चले जाते हैं अपनी बदमाशी दिखाने के बाद, उसके बाद जो सेटलमेंट सेंटर सिस्टम खुलता है और उनके बंदे आते हैं, बड़े बड़े मार्टों से, बड़े बड़े स्टोर, बड़े बड़े खाने के होटल से जो है खर्चा लिया जाता है और वो खुले होते हैं और उनके ऊपर फिर कोई कोरोना नहीं होता। हर जगह जारी है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही खर्चा लिया जा रहा है और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। कहीं पे कोई थाने का ऐसे अच्छा आ जाए तो वहाँ पे लॉकडाउन नज़र आता है तरीके से, उसको समझ आता है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे पूरा एरिया खुला होता है। बाज़ एरिया में जाएंगे हूक आलम होगा, कराची का यही एरिया है, दूसरे एरिया में अचानक एंट्री होंगे, ऐसा लगेगा हम न्यूयॉर्क में, वहाँ पे इतनी रोशनियाँ होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे थाने चला रहे हैं इनको। जिस थाने के एसएचओ ने नरम सिस्टम रखा हुआ है या खोलने दिया, चल दिया, जहाँ खर्चे वर्चे आ रहे हैं वहाँ का अलग सिस्टम है। आप घूमें, पूरे कराची को घूमें, उसी कोरोना के सीज़न में घूमें, किसी जगह पे किसी एरिया में जाएंगे बिल्कुल लॉकडाउन है, किसी एरिया में जाएंगे बिल्कुल खुला हुआ है। ये क्या दोहरा में आ रहा है? ये क्या सिस्टम है? आपका सिस्टम आया है कोरोना सब जगह, उसको एक तरफा लें, पॉलिसियाँ बेहतर करें, मार्केटिंग की टाइमिंग के बेहतर करनी चाहिए, ऑफिस खुलने देने चाहिए। ये बताएं ना, फिर ये जो इतनी तशवीश का इजहार करते हैं, फिर टीवी पे आके चीफ एग्जीक्यूटिव साहब यहाँ के मुराद अली शाह हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से गुजारिश कर रहे होते हैं, इन तमाम चीज़ों को क्या मकसद हो सकता है? क्योंकि मैं देख रहा था कि गुज़िश्ता रोज़ जो एक सो कॉल्ड तफरीही मकाम हम इसको कहते हैं, CVU, यहाँ पे लोगों का बड़ा रश था, लोग बड़ी तादाद में वहाँ पे नज़र आ रहे थे। मैं बड़ा हैरान था कि ये लॉकडाउन की वजह से कुछ दिन पहले तक तो जो है वो बड़े इसके ऊपर पाबंदियाँ थी, सड़कों के ऊपर जगह जगह आपने जो है वो बैरिकेड रखे हुए थे, रास्ते बंद किए हुए थे, लेकिन ये अब सब खुला हुआ है, सब आ रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? चक्कर क्या है? क्या एक तरफ तो कहते हैं कि केसेस कम नहीं हो रहा है, इसके लिए इक़दाम करने होंगे, फिर कहीं ना कहीं वैक्सीन की बात शुरू हो जाती है, वहाँ पे भी कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहा है, फिर दूसरी तरफ ये कहता है कि जी लॉकडाउन नागुज़ीर हो गया। इतना कॉन्ट्रडिक्शन आ क्यों रहा है, ये तो बताइए। देखिए, जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात की ना, वैक्सीनेशन को लाजमी करार देना चाहिए। ठीक है, देखिए इसके ऊपर तो कर रहे हैं, इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस पे हम शॉपकीपर्स को या इनके लिए कोई एक सर्टिफिकेट बनाएं, जो उन्होंने भी ऐलान भी किया है, ये लाजमी होना चाहिए। इसको हाँ, इसको जो है इसको आप लाजमी करार दे के इसके बिहाफ पे काम होना चाहिए, वैक्सीनेशन होनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में बहुत तादाद में पाकिस्तानी स्टाइल में काम तो नहीं हो जाएगा कि 40 सर्टिफिकेट बनाकर जो वो फिर वो अगर सिंध गवर्नमेंट रही तो यकीनन यही होगा जो सिंध ने इन्होंने हाल किया। मुझे तो देख के हैरत हुई। देखिए, एक वो जोन था जिसको कल की मैं बात बता रहा हूँ, एक तशवीश है लोगों में कराची में। ये बैरियर टाउन का इतना बड़ा वाक़या, इतना पूरा मन शहर, इतने ज़्यादा लॉकडाउन के बावजूद इतना बड़ा जलाओ गिराओ। वहाँ के लोग जो सोचते थे हम पीसफुल जगह पे रह रहे हैं, वहाँ के लोग जो सोचते थे हम एक शहर में रह रहे हैं, यहाँ की सिक्योरिटी भी है, यहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पे कहाँ थी सिक्योरिटी? वहाँ कहाँ फोर्सेस थी? वहाँ पे आवाम की जो अमलाक को इतना नुकसान पहुँचाया गया है। यही कराची शहर है? ये 12 मई नहीं याद आया हमें वापस? ये कोई तरीकाकार है? आपकी गवर्नमेंट है, आपका फेलियर है बहुत बड़ा। इतने बड़े बड़े काफिले चलते हैं सिंध से और कराची को आके तबाह किया जाता है। ये बेहतर अमल नहीं था। ये किसी भी जगह पे होता, उसके लिए मैं पुरजोर आवाज़ उठाता और इसकी उठाऊंगा। ये सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लूज़र है। इन लोगों ने जो है ना, मैं समझता हूँ कि कराची को इसी तरह शुरू से तबाह किया है।
कराची को पीटीआई खान साहब से मैं कहूँगा कि खान साहब इसके लिए खुसूसी आपने पैकेज तो दिए हैं, खुसूसी हिकमत अमली भी दें। बजट के पैकेज से ये तो होगा कि यहाँ के रोड्स बन जाएंगे, सेवरेज निज़ाम बन जाएगा, लेकिन यहाँ कराची को जो असल तब्दीली चाहिए वो निज़ाम की तब्दीली चाहिए। कराची के लोग जो है ना, यहाँ की जो कानून साजी है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। कराची के लोगों को यहाँ पे उस तरह सहूलियात नहीं मिल रही जितना यहाँ से फंड जनरेट होता है। पूरे पाकिस्तान की मईशत अगर हम चला रहे हैं ना, तो हमें उसी तरह सहूलियात चाहिए। मैं देखता हूँ लोड शेडिंग बेपनाह है। मैं आ रहा हूँ उस मौजू पर आ रहा हूँ। ये आपने बहुत अच्छा किया इसकी निशानदेही की, इससे ऊपर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि कल ताबिश गौहर साहब जो एक उन्होंने मामले अपने रखे हैं, वो साहब का इस इदारे में ही थे जो बिजली की तकसीम कार कंपनी है, बिल्कुल, और जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बहरहाल आप तो उनकी खैर बड़ी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता है क्या परफॉर्मेंस थी। तो बहरहाल जी अब वो ये कहते हैं कि हमें अब मामूली एडजस्टमेंट फिर करनी पड़ेगी, कीमतों में जो बिजली के फिर इजाफा करना पड़ेगा। अब बहरहाल मैं होते सामने तो मैं उनसे ये सवाल कर ही लेता, पहले भी मौका नहीं मिला क्योंकि इतनी सिक्योरिटी में रहते हैं और मीडिया का सामना नहीं करते, लेकिन इस तरह की बातें कर जाते हैं कि खान साहब को नहीं चाहिए ऐसे लोगों से जान छुड़ाएं, ऐसे मौबनीन से जान छुड़ाएं। मैंने उनकी खौर ये जो आपने बात बताई है, मैं नींद सुन का ना देखी। इस टाइम अवाम इस बर्डन पे उनके पास अगर कोई बिजली का बम गिराया गया ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं। तो आप भी समझते हैं। इसकी बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैं कराची का शहरी, मैं पाकिस्तान का शहरी, मैं नहीं समझता इस दौर में इस हालत में इतनी लोड शेडिंग के बाद बिल भराए जाएं, इसमें खान साहब को रिलीफ देना चाहिए। खान साहब ने, मैंने ये देखा कि इस दफ़ा रमज़ान में फ्रूट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रेट्स पे मिले, हमें सब्जियां भी मुनासिब दाम पे मिली। इस चीज़ को हमने कंट्रोल, अगर एक अलग टॉपिक है, ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, मैं इसका कायल देखिए, मैं इस वजह से मैं ये कह रहा था कि ये बात कि अगर हम कोई चीज़ कंट्रोल अच्छी कर सकते हैं, अगर वफाक की जिम्मेदारी है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से आप देखते हैं, तो इस पे खान साहब को मैं नहीं समझता इस टाइम हमारी चंद हमारे दोस्त पीटीआई के वही बात बार बार दोहरा रहे हैं। मैं एक चीज़ की यहाँ पे तस्सीह कर दूँ कि बात ये है कि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद का जो इंडेक्स है ना, उसको भी देखना पड़ेगा। आपने कहा प्राइसेस जो हैं वो ठीक है, रेंज में थी, लेकिन उसके बावजूद जो परचेजिंग हमारी पावर थी, जो हमारी कैपेसिटी थी, वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। इस वजह से कंजम्पशन के जो नंबर हम देखेंगे ना, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कितना फल किसने कंज्यूम किया। वो एक अलग इशू है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। मैं इस तरफ आता हूँ कि बाकी जो ज़िम्मेदारी एटलीस्ट वो तो पूरी करे। और दूसरा ये कि जैसे भी कुछ देर पहले भी आपने तस्करा किया था, कराची के शहरी ये जानना चाहते हैं, उनका हक़ है कि उनको बताया जाए। एक तो ये पैकेजेस पे मामला कब तक चलेगा? क्या शहर कराची की यही किस्मत है जो पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा कमा कर देता है कि उसको पैकेजेस के ज़रिए जो वो बेल आउट किया जाए, और वो भी बराए नाम है? उनको क्यों नहीं मटीरियलाइज़ किया जाता और क्यों अभी तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हो सका? अच्छा अली साहब, गुफ्तगू जारी रखते हैं। हमारा एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेना होगा, और एक मुख्तसर सी ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। साकिब अली साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे पास यहाँ पर मौजूद थे, और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी ये जो कोरोना वायरस की वजह से अब तक की जो सूरत हाल है, जो इक़दामात किए गए हैं, जिस तरह इसको कम करने की कोशिशें की जा रही हैं, उसके ऊपर हमने जो है वो बात की है। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू में हमें शामिल करना होगा नईम अवान साहब। प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे मैंने यहाँ पे जिक्र किया था, नईम अवान साहब जो है वो प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नईम, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नहीं, मौजूद गुफ्तगू यही है कि जो कुछ हो रहा है, हालात वो सबके सामने हैं। ख़ास तौर पे लॉकडाउन की वजह से जो कुछ हुआ, फ़ैसलों को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कुछ देर पहले भी यही गुफ्तगू हो रही थी कि शहर कराची में जो कुछ हुआ, ताजरों ने फिर जो है इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया। एहतजाज के बाद नतीजा ये निकला कि वो टाइमिंग को जो मज़ीद आगे बढ़ाया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर पुलिस और जो कुछ ये कर रही है बाज़ारों में, सबको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर सिंध हुकूमत कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? इसके ऊपर क्यों मरबूत पॉलिसी क्यों नहीं बनाती? बहुत सारी चीज़ों का तस्करा यहाँ किया जा चुका है और किया जा सकता है, लेकिन इसको अब सूरत हाल को काबू करने के लिए आपको अपनी पॉलिसी को दुरुस्त करना होगा। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आज जो ढरकी के अंदर घोटकी में जो हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा, जी जी, उसमें जो लोग दुनिया में नहीं रहे और जो लोग इस एक्सीडेंट के अंदर ज़ख्मी हैं, उनकी लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दुआएं और बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से
अफसोस है कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, और जो ज़ख्मी आमीन इलाही उनके लिए आपके तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा आज़म खान सवाती साहब से कि वैसे तो नज़र नहीं आते लेकिन ऐसे टाइम पर उनके साथ खड़े हों ताकि उनकी बेहतर ट्रीटमेंट हो सके और बेहतर नमूने से उनका इलाज हो सके। दूसरी बात ये रही कि कोरोना वायरस जो है वो तीसरी लेयर आ गई है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन नहीं आया तो वो 200 अरब नहीं आई अभी तक। वो जो 100 अरब IMF के ऊपर मारनी थी और 100 अरब रुपये जो है वो लगानी थी आवाम के ऊपर। ये कोरोना वायरस की पहली लेयर के अंदर जब ये मामला हुआ था, ख़ास तौर पे पहला केस डायग्नोस हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त जो कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे उनको इत्माद में लिया गया था और उनको डायरेक्शन दी थी और उस वक्त साथ दिया उस वक्त कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। लेकिन हमें बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे हालात के अंदर जब कोरोना वायरस की आलमी वबा पूरी दुनिया में फैली हो और उसकी तीसरी लेयर आई हो और उस वक्त और इस वक्त की सूरत हाल ये कि जब हर आदमी के हालात डिस्टर्ब हैं और बेरोज़गारी जो है वो बढ़ी हुई है, ऐसे टाइम पर भी एसोसिएशन जो बनी हुई है, मिनी ताजिर एसोसिएशन और इत्तेहाद एसोसिएशन, तो फला एसोसिएशन, चमड़ा एसोसिएशन, ऐसे हालात के अंदर बजाय लोगों के लिए आसानी पैदा करने के वो ये तो जो है वो कह देते हैं टेलीविज़न पे आके कि हम दुकानें खुलवा देंगे, हम कारोबार खुलवा देंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी उन्होंने ये कहा हो कि अपने ताजरों को खुदा के लिए इस वक्त सैनिटाइज़र अगर 100 का बिक रहा है तो बात ये है कि ये 20 रुपये का होना चाहिए और 20 रुपये वाली चीज़ जो है वो क्यों 200 रुपये की बिक रही है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि बात ये है कि ये जो ग्लव्स हैं 50 रुपये बिकने वाले ग्लव्स जो है वो क्यों आप 300 रुपये का बेच रहे हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा कि बात ये है कि मास्क जो है वो जो अभी आप फिर 5 रुपये पे 10 पे आ गया है। जब ये पहली लेयर आई थी तो उस वक्त यही मास्क आपको पता है कि 100 रुपये का मार्केट में नहीं मिल रहा था। इनको खोलने का तो बड़ा शौक है, लेकिन बात ये कि आम आवाम को जो है वो डिलीवर करने पर जब बात आती है तो उस वक्त ये जो है वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाने जो है वो खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर जब हर आदमी की ख़रीदो फ़रोख्त की जो कुव्वत है वो नहीं रही, ऐसे हालात के अंदर जब हर चीज़ महंगाई की तरफ चली गई है, ऐसे हालात के अंदर जब बात ये कि हम डायरेक्शन सिंध हुकूमत जब पहली लेयर आई थी जो डायरेक्शन दे रही थी और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने कोर्ट से आर्डर लेके कहा कि सिंध हुकूमत की डायरेक्शन जो है बिल्कुल सही सिमत में जा रही है। ऐसे हालात के अंदर जब WHO हमें सराहा रहा था और नहीं सराहा रहा था तो वज़ीर आज़म जो है वो की पूरी टीम जो है वो हम पे तनकीद कर रही थी, तो कोर्ट से आर्डर लेके कहा कि सिंध हुकूमत जो है वो ऐसे हालात के अंदर हमारा साथ दे। तो NCOC एक इदारा बनाया और NCOC जो है वो अब डायरेक्शन देता है कि क्या खुलना चाहिए, क्या बंद करना चाहिए। और ऐसे हालात के अंदर अब फिर वही NCOC अब वो कह रहा है कि तमाम सूबे जो है वो खुद मुख्तियार हैं, अब उनको खुद फैसले करने चाहिए। तो जब तक बात ये कि मैं आप हमारी आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो आम आवाम जो इस वक्त परेशान है वो मजीद परेशानी के अंदर चली जाएगी। असद उमर का क्या कहेंगे? असद उमर जो बयान दे रहे हैं, जिस तरह की बात उन्होंने की है सिंध हुकूमत के हवाले से, ख़ास तौर पे जिन चीज़ों की उन्होंने निशानदेही किया, क्या उससे इनकार करेंगे कि गैर ज़रूरी इक़दाम किए गए हैं और इसके अलावा बेजा पाबंदियाँ हैं, सूरत हाल को सही तरह से केटर नहीं किया गया, फिर ये कि ये जो आमद व रफ्त का मामला है इसके ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया, और फिर इसके अलावा बहुत सारी उन्होंने बड़ी तफसीली उनके जो वो स्टेटमेंट TV के ऊपर जो है वो चल रही थी, वो बड़ा तफसीली बयान उन्होंने दिया कि ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से सूरत हाल अभी तक कंट्रोल में नहीं आई है, वैक्सीनेशन के हवाले से कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए, बहुत सारे इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं चाहूँगा इसको भी ज़रूर काउंटर करें, इसका जवाब दें। जी, असद उमर साहब जो है वो आपको पता है पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और जो हुलिया उन्होंने पाकिस्तान का किया, खुद उनकी जो है वो हुकूमत जो है वो उनके ख़िलाफ़ थी। और असद उमर साहब को बड़ा शौक़ है टेलीविज़न पे आना और स्टेटमेंट देना, वो कोशिश करते हैं कि टेलीविज़न पे इन रहें और ऐसे जो है वो बयान दे जिससे जो है वो हालात मज़ीद कशीदा हो जाए, पहले हाँ ऐसे मज़ीद कशीदा हो जाए। और बात ये कि मैं कनाडा की अगर मिसाल दूँ, कनाडा के अंदर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं होती है जब तक जो है हुकूमत अपने टर्नओवर पूरा करती है। लेकिन कोरोना वायरस जैसी हालात में पहले दिन वो टेबल पे थे, एक टेबल पे बैठे और एक ही सिंध के अंदर उन्होंने फैसले किए। यहाँ सूरत हाल ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इनके तरीक़े इंसाफ के जो टेलीविज़न पे आके और ऐसे बयान देते हैं जिसका न असर होता है न पाँव होता है। अगर लाहौर बंद हो जाए
तो लाहौर पर उनको तकलीफ नहीं होती है कि बात ये है कि लाहौर क्यों बंद हुआ है। अगर फैसलाबाद बंद हो जाए इनको तकलीफ नहीं होती है। सिंध हुकूमत यहाँ फैसले करती है। सिंध हुकूमत जो है वो कोरोना जैसी आलमी वबा के अंदर बात ये है कि कोशिश करती है कि जो NCOC फैसले करे उसमें मज़ीद रियायत करके गुंजाइश छोड़ के कोई फैसले की तरफ जाए। पूरी दुनिया के अंदर एक WHO ने इत्तेहादी तदबीर दी है तमाम ममालिक के अंदर, जहाँ 7% कोरोना होगा वहाँ कारोबार बंद करना पड़ेगा। और यहाँ जब 14% कोरोना था तो उस वक्त भी हमने कोशिश की कि कारोबार जो है वो इंडस्ट्री बंद हो, वो जगह बंद हो जहाँ आमदोरफ्त बढ़ता है। इस वक्त बात ये है कि अगर मैं बात करूँ, क्योंकि NCOC फैसले कर रही है, NCOC के फैसले को ये भी देखना चाहिए कि कारोबार तो वहाँ से डायरेक्शन देते हैं कि बंद कर दिया जाए, इंडस्ट्री फला जो है बंद कर दी जाए, लेकिन जहाँ से कोरोना फैलता है ख़ास तौर पे जहाँ जो अगर मैं बात करूँ हमारा दीन इस्लाम भी कहता है, जैसे हमने भी एक रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के लिए ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद कर दें ताकि वबा जो है वो फैलने से मज़ीद जो है वो कम हो जाए। क्योंकि दीन में हमारा कहता है कि जहाँ वबा फैल जाए तो वहाँ से आप निकलें ना, वहाँ से आप ना निकलें। और वबा अगर जो है वो कहीं हो और अल्लाह न करे में वबा के अंदर आप चले जाते हैं दुनिया से, तो आपको शहादत मिल जाती है। तो हमने इनको डायरेक्शन दी थी खुदा के लिए ये ट्रांसपोर्ट का जो मामला है इसको आप फिल वक्त जो है वो 2 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दें। अब कोरोना वायरस की जो ज़्यादातर जो जगह हैं जहाँ से कोरोना वायरस फैलता है, जहाँ NCOC की अटेंशन नहीं जा रही है, आज मेरे साथ चलें, आप ट्रांसपोर्ट के जो अड्डे बने हुए हैं आप जाके देखें वहाँ सूरत हाल क्या है। आप बचत बाज़ार देखें, बचत बाज़ारों में वहाँ सूरत हाल क्या है। आप रेलवे स्टेशन पे जाके देखें जहाँ से कोरोना फैल रहा है वहाँ इनकी अटेंशन नहीं जा रही है। तो होता ये है कि जहाँ से कोरोना फैल रहा है वहाँ NCOC फैसले नहीं कर रही है, और वो हम कोशिश करें कि सिंध हुकूमत वहाँ पर अटेंशन जाए ताकि कोरोना जैसी आलमी वबा को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है जी, साकिब अली साहब फरमाइए। एक तो नईम अमान साहब ने जिस चीज़ का तस्करा किया, मैं इसके ऊपर क्या कहूँ। कल भी मैं देख रहा था, छुट्टी वाला दिन था, सुबह सवेरे जो है वो आपके वज़ीर दाखिला साहब आकर टीवी के ऊपर बैठ गए। एक तो ये एक अजीब सिलसिला जो है वो चल निकला है कि हर थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो क्यों खान साहब इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते? पहले इसका तो जवाब देंगे। पार्टी में कोई इसके लिए आवाज़ उठा सकता है कि ये जो गैर ज़रूरी तौर पर आके बयान दिए जाते हैं, और फिर जनाब ये कि सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान दे दिया। अब महासराई से इस वक्त बचने की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त भी सियासत की जा रही है, इसको कैसे काउंटर करेंगे, ये ज़रा फरमाइए। इस हवाले से तो मैं ये बात कहूँ, हाँ, ये हमारे लीडरान का काम है। मैं आज से कुछ 4-5 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था जो बिलावल साहब कर रहे थे। उन्होंने बिल्कुल हाईलाइट किया एक हमारे साबका वज़ीर आज़म को कि रायबंड वाला वज़ीर आज़म तो लंदन चला गया है। मैं ये पूछता हूँ कि ये रायबंड वाला वज़ीर आज़म उस टाइम PDF जब आपने बनाई हुई PDM, हाँ, बिल्कुल आपके साथ साथ था, आप शाना बशाना चल रहे थे हर मामले में। शायद उनकी कोई बात ऐसी हो गई उन्होंने नहीं मानी हो तो उनके खिलाफ भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उठा के। ये सियासत जो है ना ये बहुत गंभीर मसला बनता जा रहा है। कुछ नहीं पता चलता है कि अचानक जो है ना किसका झुकाव किसकी तरफ हो जाए। ये जो हमारी ख़ास तौर पे सिंध की सियासत है ना, इसका तो अलमिया नहीं। मेरे मोहतरम दोस्त ने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन पे जो है हमें देखना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, सिंध से गाड़ियाँ भर भर के चली थी, पूरे कराची ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, और वो कल आके कराची में तोड़ फोड़ हुई है और आके बहरिया टाउन को जलाया गिराया गया है। इस सिंध गवर्नमेंट की आंखें बंद थी, इनके पास इदारे मौजूद नहीं हैं, इनके पास कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद नहीं थे। उन्हें पता था इस तरह का प्रोटेस्ट होने जा रहा है, इस तरह का अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है। ये किस तरह की गवर्नमेंट है? ऊपर से बैठ के हम कहते हैं हम इतने अच्छे अच्छे कानून ले आएंगे, हम इस पे अमल कर देंगे। भाई बेसिक चीज़ें तो है ही नहीं हमारे पास। बेसिक चीज़ों पे हम अमल करेंगे तो हम दूसरी तरफ जाएंगे ना। हम इन चीज़ों को बिल्कुल पशे पर्दा डाल देते हैं। हमारा ये काम है कि हम दूसरों की चीज़ों को हाईलाइट करें, उसकी बुराइयों को। आपने ये देखना है आपका मुल्क किस तरह बेहतर होगा। आप कराची के लिए कोई पहली दफ़ा ऐसा वाक़या नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए ना बॉस। ऐसी अफसोसनाक वाक़यात पैदर पे होते रहे। अब इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? सवाल ये पैदा होता है। कोई नई बात नहीं है, गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। इनके पास बिल्कुल ये कानून नाफिज करने वाला पुलिस का महकमा मौजूद था, जो वहाँ मौजूद होना चाहिए था। इस वक्त जिम्मेदारी बिल्कुल DCs उनके मौजूद हैं, उनके पास कमिश्नर मौजूद हैं, उनके पास असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, सारा इदारे उनके पास मौजूद हैं इनकी। लेकिन इस बारे में कुछ कहना, क्योंकि अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। देखें, मैं ये नहीं कहता कि कौन है उसका, कोई भी प्रोटेस्ट होता है पूरा मन होना चाहिए। अपनी आप आवाज़ रिकॉर्ड कराएं, आप पूरा मन तरीके से मुजाहरा करें, लेकिन मुजाहरे में इस तरह जलाओ गिराओ, इस तरह अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, ये हमारी मईशत को जो है दाग लगाता है, ये हमारे मुल्क को तबाह करता है। बाहर से बैठ के लोग क्या देखते हैं, इस टाइम भी पाकिस्तान की हालत है,
इस टाइम भी कराची में ये जो लोग ये सोच रहे थे कि पीसफुल हो चुका है कराची, जो लोग ये सोच रहे थे कि कराची अमन का शहर बन चुका है, उनका आज किस तरफ माइंड गया होगा, हमने कहाँ उनको धकेल दिया है दोबारा। ये चीज़ें हमने देखनी है, इसी से ही मईशत तबाह होती है। देखिए कोरोना का जो ये डिजास्टर आया है और ये तीसरा सीजन आ रहा है और ये सारी चीज़ें ये सबको नज़र आ रहा है, इसके बावजूद खान साहब ने जिस तरह मईशत को संभाला है, ये चलाया है और हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, ये उनका टैलेंट है, उनको क्रेडिट भी इस बात का देना चाहिए हमें। वक्त का मैं थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जो है वो चाहूँगा कि रिस्पॉन्ड करें नईम अमान साहब। नईम अमान साहब जिस चीज़ की इन्होंने निशानदेही की इसके बारे में मैं चाहूँगा रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि अब वक्त कम है, मैं मज़ीद सवाल जो है शामिल नहीं करूँगा। जी मैं असल में अब कोरोना वायरस पे बात हो रही थी और जो इनको स्क्रिप्ट दिया है कि स्क्रिप्ट के ऊपर बात करनी है। नहीं आपने ट्रांसपोर्ट की बात की थी, इस वजह से मैंने बात की है कि ट्रांसपोर्ट पे गाड़ियाँ आई हैं वहाँ कराची के अंदर जो बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट के तहत ये बात कर रहे हैं और बाकी सारे लोग क्या बात ये कि सबके पास स्क्रिप्ट की बात नहीं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ नजर आती है उस पर बात कर है ना। ये किन लोगों ने की है, वो साजिशें कौन थी, कल साजिशें बेनकाब हो गई। कल जो जमातें कल आई हैं कराची में आके अपना प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए। हाँ, जमहूरियत का जिम्मेदारों का तयन अभी नहीं करते कि पहले तहकीकात। इन्होंने जिस जीडीए को इन्होंने तश्कील दिया था, जो जीडीए इनकी इत्तेहादी जमातें जिसको सिंध हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक जीडीए जो है इन्होंने जो है मिक्स अचार की एक जो बरनी बनाई थी, उन्हीं जमातों ने कराची के अंदर, हम कहते हैं पुरअमन एहतजाज आप कहा कि आप कर सकते हैं, कल वो आते हैं और आके तोड़ फोड़ करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, कहते हैं कि पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। आईजी साहब आपका भाई, रेंजर साहब के माते दीदार है। हम भी सवाल कर रहे हैं कि सिंध का आईजी जो है जब उसको ये पता था कि एक बसें भर भर के आ रही हैं, ट्रक लोड होके आ रहे हैं, तो ये साजिशें कौन कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के खिलाफ? ये तो सवाल हमारा बनना जो है वो बनता है कि आईजी आपका जो है वो आपके मातहत काम करता है, रेंजर साहब के मातहत काम करती है। क्या एजेंसीज ने आपको रिपोर्ट नहीं दी थी आईजी साहब को? कल जाके जीडीए में जो जमातें, यहाँ वो जमातें मौजूद हैं जो झंडे पाकिस्तान की जलाती हैं, और कल वो आके दहशतगर्द जमातें आके कराची के अंदर यहाँ बेरिया टाउन को जो है जिस तरीके से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, क्योंकि बात यह कि बासियत हम सिंधी, हम सब भाई हैं और कराची में रहने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे सब सिंधी हैं, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो आके सिर्फ कराची को टारगेट करना। अब क्या वो जो है वो बेरिया टाउन सिर्फ कराची के अंदर मौजूद है? तो इनकी अटेंशन, जैसे स्क्रिप्ट पर इन्होंने बात की, मैं आपको बताऊं, इनकी अटेंशन ये है कि किसी तरीके से हालात दिखाएं पाकिस्तान के अंदर, कराची के हालात कशीदा हैं और गवर्नर राज की सूरत हाल बिगड़ गई है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा सोच समझ के बहरहाल ये है कि हमने कोशिश की कि जो है वो हालात मजीद ना जो है वो फैल जाएं। इनकी साजिश ये थी कि यहाँ तसादम हो जाए और तसादम होके ये जो सोची समझी साजिश है पूरे कराची में फैल जाए, जगह जगह एहतजाज शुरू हो जाए, पूरे कराची के अंदर जो है जलाओ गिरा हो जाए और आखिरकार वो जो मंसूबा इन्होंने बनाया था उस मंसूबे के तहत गवर्नर राज की तरफ चले जाए। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट की निशानदेही इन्होंने कर दी कि यहाँ पर मुतालबा हो रहा है गवर्नर राज का। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि कराची की जो सूरत हाल है ना, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हुई और हमने 12 मई का वाकया भी देखा है, उसमें पीपल्स पार्टी भी बैठी हुई थी हमारी, माशाल्लाह उनके पास मरकजी हुकूमत भी होती है, इनके पास सिंध की हुकूमत भी होती है, इनका एमकेएम से सेटलमेंट चल रहा होता है और कराची उस टाइम भी चल रहा होता है। हमने बल्दिया फैक्ट्री का वाकया भी देखा, उसमें भी पीपल्स पार्टी खामोश थी। अभी मेरी बात सुन लें, अभी मेरी बात सुन लें ना, आप भी बोल लेते, मैं खामोश था। तो इन चीज़ों पे जो है ना सिंध में ये आग की होली खेलते रहे हैं ये लोग और इन्होंने खेली है। अभी भी जो है ना, अगर ये कहते हैं ना ये सारे इदारे जो है पीटीआई के पास थे और पीटीआई को ये देखना चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ कराची पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे देना चाहिए, क्योंकि कराची की आवाम ने दिया है वोट। अगर गवर्नर राज की तरह की ज़मरे में दिया जाए तो उस तरह भी दे देना चाहिए, उनका हक बनता है। एमपीएज हमारे यहाँ से, एमएनएज हमारे यहाँ से, लेकिन कानून बनाने वाले सारे इदारे पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी यहाँ के अवाम को बेइंतहा परेशान कर रखा है, कोई तरीके से कानून नहीं बनाया गया कोरोना के ऊपर। ताजिर बिरादरी वैसे तो जब ताजिर बिरादरी जो कहती है कि जब 6 बजे तक जो है लॉकडाउन होता है हमारा, और वफाक एक आज की ताजिर बिरादरी कहती है 8 बजे होगा और फटाफट सिंध गवर्नमेंट हिलती है और 8 बजे कर देती है उसका टाइम। पहले नहीं सोचा जा रहा होता, आवाम परेशान है, ये क्या इसी तरह गवर्नमेंट चलती है? 12% से ज्यादा भी तो केसेस आ रहे थे ना, इसको भी कैसे नजरअंदाज करें? इसके लिए हमें एक शेड्यूल, एक तरीका कार बनाना पड़ेगा। इंडोर मार्केटें जो हम बड़े बड़े मार्ट खुलवा रहे हैं, जो आपको भत्ता दे रहे हैं, जो आपको खर्चा दे रहे हैं, जो मार्ट खुल रहे हैं, उनको बंद कर दें, उनसे कोरोना फैल रहा है। छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, ताजिर हैं, इनको आप रिलीफ दें। ये वो लोग हैं जो अपने घर वालों के लिए रोजमर्रा की जरूरियात
लेके जाते हैं, उनके घर चल रहे हैं सारी, आपने वहां पे जाके कोई एक्शन नहीं करना। मैं देखता हूँ कराची के सारे बड़े मार्ट खुले हुए हैं, सारे आपके वो डिपार्टमेंटल स्टोर खुले हुए होते हैं, लेकिन नहीं खुला हुआ तो आपके तो छोटा ताजिर परेशान है, शॉप्स बंद हैं। आपके जहाँ पे आपकी हुकूमत चलती है, जहाँ आपका सिक्का जलता है, आपके डीसीज भी जाते हैं, खर्चे लेते हैं, आपके जाके कमिश्नर जो जाके आप असिस्टेंट कमिश्नर जो होते हैं उनके खर्चे बंधे हुए होते हैं। ये चीज़ का ये दौरा में आ रहा है। ये सिंध गवर्नमेंट को कराची को जो है छोड़ देना चाहिए। कराची बहुत परेशान है सिंध गवर्नमेंट की हरकत से। ये 2 साल रह गए ना, ये दो साल के लिए आप विफाक को दें, 2 साल के लिए कराची विफाक के पास 100% जाना चाहिए, विफाक की भी उसमें प्रोटेस्ट देखनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि खान साहब को कराची नहीं में ना इंशाल्लाह, अब लोग शहर कराची के सवाल करते हैं ना कि अगर आप ये दावा करते हैं कि कराची शहर दे देना चाहिए, तो वफाक के अंदर कौन सी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है जिसको आप बुनियाद बनाकर कहते हैं कि कराची के अंदर जो है वो काम करेंगे? या तो होता ही है कि पूरे मुल्क में डेवलपमेंट नज़र आती है, वो प्रोग्रेस अगर पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में होती तो हम यहाँ इनको ग्रिल कर सकते थे। अब ये अगर कहते हैं कि चलें अगर सिंध के अंदर आपको खामियां अगर नज़र आती हैं, तो बाकी मानदा जो सूबे हैं वहाँ पर कौन सी कोई ऐसी कारकर्दगी है जिसके ऊपर आप ये दावा कर रहे हैं कि शहर कराची दिया जाए या सिंध को आपके मातहत कर दिया जाए? फरमाइए। एक मैंने आपसे सिंध का जिक्र नहीं किया, कराची से हमें एक वाज़ह अक्सरियत से वोट मिला है, यहाँ के लोगों ने हमें सिलेक्ट किया है, यहाँ के लोगों ने हमें जब वोट दिया है तो उनका बिल्कुल सिलेक्ट करते हैं ना, आप किसी को सिलेक्ट करेंगे वो वोट देता है तो हमें इलेक्ट नहीं चाहता था, हम हमारे खान जी नहीं मैंने आपसे सिंध के देखें जी, ये मेयर कराची का अलग होता है ना, नहीं तो अगर आप ये बोलेंगे पूरे सिंध का एक मेयर बना दें, आपके अगर आपको सिलेक्ट किया है तो इनको ज्यादा बड़ी सिलेक्शन मिली है, यानी कि इनको ज्यादा तादाद में वोट मिले, तो बड़े तो दावेदार ये। मैं तो आपसे कह रहा हूँ सिंध संभालना आपकी जिम्मेदारी है, कराची संभालना आपकी जिम्मेदारी है। कराची से अलग क्यों कर रहे हैं? कराची संभालना इनकी जिम्मेदारी, नहीं संभाल पा रहे ना सर। यहाँ पे इतना फंड जनरेट होता है, यहाँ पे ये एक अलग बहस है ना। मैं तो उस तरफ आऊंगा, सही है कि वो संभाल रहे हैं या नहीं संभाल रहे, अलग बात है, ठीक है, बिल्कुल नहीं संभाल। मैं नहीं से इसका जवाब लूँ ना, आप जरा किसके ऊपर शामिल वक्त में देना चाहूँगा कि पाकिस्तान और ख़ासतौर पे कराची की आवाम ने ना पीपल्स पार्टी को जो है बिल्कुल से जो है मैं समझता हूँ कि वोट ना दे के ये चीज़ बावर करा दी कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। पीटीआई को सिलेक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भरपूर वोट पड़ा, तो पीटीआई को मौका देना चाहिए। नहीं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि पीपल्स पार्टी को उससे भी बड़ा मैंडेट मिला है, उसकी भी तो कदर करनी चाहिए। कराची से ना हो लेकिन पूरे सिंध से तो मिला है। मैं आपको इस वजह से ये बात कह रहा हूँ बार बार कि जब तो कराची से बड़ी सारी सीटें पीपल्स पार्टी ने जीत ली, नहीं कर पा रही ना पीपल्स पार्टी कवर चीजें नहीं कर पा रही। 3 साल में हमने हाल देख लिया कोरोना के हवाले से भी, और वैसे भी इनकी पॉलिसी। सवाल एक्चुअली है यही कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है आखिर ये है क्यों? क्योंकि वफाक के अंदर भी कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं है ना, पंजाब के अंदर भी केसेस नहीं कंट्रोल हुए, खैबर पख्तूनख्वा में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, बलूचिस्तान का मामला ऐसा ही रहा। वहाँ के ताजिर। अच्छा चलें, आखिरी जुमला मैं नईम से ले लूँ ना, वक्त खत्म हो गया। नहीं आखिरी जुमला पहले तो इस सिलेक्शन में हम तो कह रहे हैं ना, ये नहीं आप तो ये बात करते हैं भाई कराची, ठीक है आपको कराची ने जो है वो वोट दिया है, और कराची में से 21 एमएनए में से 14 एमएनए इनके, और ये कह रहे हैं कि बात ये कि सिंध हुकूमत काम नहीं करती। इस वक्त 26 एमपी इनके कराची से मौजूद है, गवर्नर इनका है, सदर पाकिस्तान इनका है, कराची ने वजीर आजम की आवाज़ लगाई। लेकिन सूरत हाल ये है कि इतना कुछ इनके पास होने के बावजूद सूरत हाल ये बनी हुई है, हालात ये बने हुए हैं कि नागानी आफात आ जाएं, ये भाग के कमरे में घुस जाते हैं, आलमी वबा आ जाएं, घरों से बाहर नहीं निकलते। जिंदा मिसाल आपको दूर 249 का इलेक्शन फैसल वार्ड हाउस हल्के में 2 दफ़ा गया, मतलब 3 साल में 2.5 साल में 2 दफ़ा गया, और जब वोट मांगने जाता था तो उस वक्त वो गंदे पानी पे बैठता था, वहाँ जो है वो गंदे पानी को पीता था, कचरे पे बैठता था। एक ही बात की गई है कि आज कराची के अंदर वोट दे के उन समझ गए कि उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। एक वो दहशतगर्द जमात, उस दहशतगर्द जमात से जान छूटी, कहा कि चलो ये कुछ डिलीवर करेंगे, गलती कर गए कि इनको वोट दे के। अब सूरत हाल ये बनी हुई है कराची के अंदर, जिसको ये कह रहे हैं कि सिंध का एहसानी कराची जो है वो अलहदा है, ये कह रहे हैं हमें सेलेक्ट किया, हम तो खुद कह रहे हैं सेलेक्ट किया, ये इलेक्ट है सर जी, जो इलेक्ट होते हैं, बिल्कुल जो इलेक्शन के अंदर विन होकर आते हैं, जो इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट कर आते हैं, जो अवाम की ताकत से आते हैं, फिर हम उनको कहते हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं। ये तो अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें कराची में जो है सिलेक्शन मिली है। नहीं, कराची के लोगों ने सेलेक्ट किया। मेरे भाई आपके किस सिस्टम हाथ रोके हैं, आपके हर एमपीए का बजट उसके हिसाब से मिलता है। जो कश्मीर में एमपीए को मिलता है वो कराची के एमपीए को मिलता है, जो एमपीए एमएनए का बजट कराची में मिलता है वो कश्मीर में ही मिलता है, जो सेनेटर का बजट एमपीए यहाँ पे मौजूद जो उनको मिलता है वो इनको भी मिलता है। मेरे भाई कब रोका आपने? बजट दे दिया सिंध गवर्नमेंट ने,
हमारे एमपीए को आज तक एक बजट का कोई काम नहीं दिया गया। अलग बहस है, देखिए और इसके ऊपर बात कर लेंगे। हमारे मौजूद है ना, इनके बकौल भी कराची में, ये बता देना कि हमारे एमपीएस को इन्होंने ये बजट दे दिया और इतना काम करा दिया। सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं ना सर, इनको इन्होंने या तो इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आ जाए ना। कल परसों मेरी हमारे एमपीए राबिस्तान खान से बात हो रही थी, वो कह रहे थे मैंने अपने हल्के के मंसूबे दिए हैं, रोड्स की और यहाँ के काम। सिंध गवर्नमेंट 1 रुपए का काम मेरे हल्के में कराने के रवादार नहीं है। वो नहीं सोच रही कि मेरे हल्के में भी काम हो। सिर्फ वजह ये है कि मैं पीटीआई से पीटीआई मेरे भाई वसीम अख्तर नहीं बनो, एक इस्तीफे तो घर जाओ ना फिर यार। 5-6 साल मजे करके और वो कह के चला गया, अख्तियारात नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई ये मुझे बताएं, एमपीए को तनख्वाह मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है तनख्वाह मिलती है, तो बजट भी मिलता है। एमपी तनख्वाह लेने नहीं चले, बहुत शुक्रिया, आवाम की खिदमत करनी थी। आपका नईम अमान, बहुत शुक्रिया। ये मौजू ऐसा है, गुफ्तगू ऐसी है कि इसके ऊपर बहस व तकरार चलती रहेगी। हाल ये कि कोई शख्स भी यहाँ पर जो है वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता और ना है, माजी में भी कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके ऊपर बहस बराए बहस तो की जा सकती है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि इसके कंक्लूजन पर पहुँचना होगा और नतीजा खस करने की ज़रूरत है। मसाइल को हल कैसे किया जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप फैसला करें। वोट की ताकत क्योंकि आवाम के पास होती है, वही ये फैसला कर सकते हैं कि किसको इलेक्ट करना है और किसको सेलेक्ट करना है। बहरहाल ये सेगमेंट हमारा इख्तिताम पजीर होता है और इसके बाद हमारा दूसरा सेगमेंट है। इसमें हमारे साथ स्केजुअल गेस्ट यहाँ पर मौजूद होंगे, जनाब साजिद इस्लाम साहब। उनसे हमारे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। तो एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू कंटिन्यू रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची।